नमस्कार सभी दर्शकों को देवभूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज त्यागी। इस बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं इस हफ्ते की प्रमुख खबरों की। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में एसआईटी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। एसआईटी ने मामले की चार्जशीट को पीओ ऑफिस भेजा है, जो सोमवार को दाखिल किया जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 500 पन्नों की चार्जशीट में 100 गवाहों के बयानों को दर्ज किया गया है। पूरे मामले में एसआईटी को 3 मोबाइल मिले थे, जिन्हें परीक्षण के लिए चंडीगढ़ एफएसएल भेज दिया गया है। इनकी जांच रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल है, लेकिन आज तक एसआईटी को पुलकित का दूसरा मोबाइल नहीं मिल पाया। साथ ही जानकारी देते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच हो चुकी है, जो जांच बाकी है उसकी एसआईटी आगे भी जांच करती रहेगी। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की निगरानी में एसआईटी जांच कर रही है। उनका कहना है कि सभी साक्ष्यों को कलेक्ट कर लिया गया है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में कुछ साक्ष्य बाकी हैं, जिनकी जांच की जा रही है। साथ ही कोर्ट से नार्को की परमिशन मिलने के बाद उसकी रिपोर्ट को एडिशनल चार्जशीट के साथ भेजा जाएगा। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ 302, 201, 120B, 354 के साथ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है। इस हफ्ते खबरों में जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा वो रहा पौड़ी में मजार विवाद। ये विवाद तब शुरू हुआ जब पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने किमोली वन पंचायत में बनी मजार के पास साइट डेवलपमेंट के नाम पर टीन शेड लगाने के लिए 2 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से स्वीकृत कर दिए। ऐसे में विवाद होना स्वाभाविक था। हिंदू संगठनों ने विधायक और भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पौड़ी जिले के विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेंद्र असवाल ने भाजपा विधायक पर सवाल खड़े कर दिए और इस मजार को अवैध बताया। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मजार नहीं हटाई जाती है तो वो आंदोलन करेंगे। इस चेतावनी के बाद जहां प्रशासन गंभीर हो गया और उन्होंने किमोली वन पंचायत में बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस पूरी घटना में पौड़ी विधायक कैसे अपने बयान से पलटते हैं वो आप देखिए। हम यहाँ आपको दोनों बयान दिखा रहे हैं, जो उन्होंने विधायक निधि जारी करने के बाद दिया, और दूसरा बयान जब वहां प्रशासन ने मजार को ध्वस्त कर दिया तब उन्होंने दिया। जब हम लोग बरसों से यहाँ एक साथ रह रहे हैं और वो लोग भी यहाँ के वोटर हैं, मूल यहाँ के स्थायी निवासी हैं और गढ़वाली परंपरा से जुड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, सैकड़ों वर्षों पुराने। आज के लोग नहीं हैं कि जो आज बाहर से आके यहाँ बसे हों, ऐसे लोग नहीं हैं। और उनकी आस्था का केंद्र है, जैसे हमारे मंदिरों में आस्था होती है वैसे उनकी आस्था है। अगर उसके लिए हमने सौंदर्यकरण के लिए 2 लाख रुपए निर्गत किया टीन शेड बनाने के लिए, तो ये कहीं से गलत नहीं है। और निश्चित रूप से उनका भी अधिकार बनता है कि वो इस क्षेत्र की जनता है, तो विधायक निधि उनको भी मिलनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मजार के लिए कोई पैसा नहीं दिया था निर्माण कार्य के लिए। ये केवल मैंने टीन शेड बनाने के लिए पैसा दिया था, और वो भी हिंदुओं की आस्था के कारण मैंने पैसा दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है मुसलमान तो कोई है नहीं। अगर कोई किसी ने मजार बनाई है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन ये था कि मर्धार जगह का नाम है और वहाँ पर टीन शेड बनाने की बात आई थी। तो हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव मेरे पास आया उसमें मैंने विधायक निधि रिलीज की है, और वो कार्य हुआ नहीं था। ये जो है बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है कि मजार के लिए पैसा दिया है। इस मजार विवाद के बाद सूबे का वन विभाग भी जाग गया। वन मंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में वन भूमि पर बने अवैध धार्मिक निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देहरादून वन प्रभाग की ही बात करें तो यहाँ लगभग 15 मजारों को ध्वस्त किया गया है, जो अतिक्रमण के दायरे में आई। इस पूरी कार्रवाई पर वन मंत्री का कहना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ ही क्यों ना हो। देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी तरह का अतिक्रमण हो, उसको हटाया जाएगा। और इसके लिए बिल्कुल साफ स्पष्ट आदेश है, किसी तरह का अतिक्रमण वन भूमि पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये धार्मिक स्थल से लेकर निजी निर्माण भी हो, कोई भी होगा, इस तरह की हरकतें होंगी तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। उत्तराखंड में अक्सर देखने को मिलता है कि पुल बनते बाद में हैं, टूटने पहले लगते हैं। ऐसे ही कुछ देखने को मिला देहरादून में। यहाँ देहरादून को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से जोड़ने वाले भोपाल पानी पुल की अप्रोच रोड में दरारें आ गई। रिटेनिंग वॉल धंसने के चलते ये दरारें आई हैं, जिसके बाद से इस पुल पर ट्रैफिक को 1 वे कर दिया गया है। दरअसल इस पुल को बने अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, और इतने कम अवधि में ही इस पुल के रिटेनिंग वॉल का यूं धंसना अपने आप में गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। इससे पहले भी इसी मार्ग पर एक और पुल की अप्रोच रोड धंस गई थी, और जिस पर कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई थी। वहीं इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है और कांग्रेस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। इस मामले में कांग्रेस भी सरकार का पुतला फूंक रही है और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बरसात के समय यहाँ पर बाहरी वाहन इन पुलों पे नहीं चलते। ये पुल मात्र देखने के लिए बनाए गए हैं। और आपने जब देखा ही होगा कि बरसात के टाइम पे कैसी दुर्घटना हुई थी। सोंग नदी के पुल पे कितने लोग बह गए थे, कितने लोग मर गए थे। कौन जवाबदेह होगा इन मौतों का?
ये सरकार बताए हमें कि इन मौतों का कौन जवाबदेह होगा, जो एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटनाएं घटती हैं, कौन इनको जो है आगे लाएगा, कौन उनको सज़ा देगा, उन अधिकारियों को कौन सज़ा देगा। कई बार हम लोगों ने जो है जिला पंचायत में बातें उठाई हैं कि ये पुल जो गिर रहे हैं इनकी देखरेख कौन करेगा, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार जब तक वो हमें ठीक करना है, उस पुल को बनाना है, तब ध्यान नहीं देगी। जब कोई दुर्घटना घट जाएगी तब उस पर ध्यान देगी। आप देख सकते हैं कि ये तो एकमात्र उदाहरण है धनियाड़ी पुल। इस रोड पे जितने भी पुल बने हैं सब में खराबी आ रखी है, सब टूट रखे हैं। चाहे पीछे का पुल तो धसी गया था जो अपना सॉन्ग पे बना हुआ है। अब धनियाड़ी वाले पुल की स्थिति आपके आगे है। आगे बड़ासी ग्रांट का पुल है वो भी ढहने को तैयार है। तो जितना बड़ा भ्रष्टाचार इस डोईवाला विधानसभा में इस भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, मैं समझता हूं इनके खिलाफ, इनके नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कौन आदमी है जिसने उन अधिकारियों को जो सस्पेंड हुए थे उनको क्लीन चिट दी, उसकी भी जांच होकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में बिजली का बिल एक बार फिर जोर का झटका देने जा रहा है। ऊर्जा निगम ने 5 से 8% तक दर बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को दिया है। नियामक आयोग इस प्रस्ताव को पास करता है तो घरेलू 25 पैसे, कमर्शियल में 35 पैसे और उद्योग में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के यूपीसीएल के प्रस्ताव को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। आम जनता से जुड़े इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। शुक्रवार को महानगर कांग्रेस ने देहरादून स्थित ऊर्जा निगम के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना भी दिया। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी का कहना है कि पहले ही जनता पर महंगाई की मार पड़ी हुई है, ऊपर से कोविड काल में लोगों का रोजगार छीन लिया गया है और अब एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी है, जिसको लेकर यूपीसीएल ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। यूपीसीएल ने एक प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है। जो अपनी सिफारिश इन्होंने भेजी है उसमें इन्होंने बताया है कि डोमेस्टिक में 5% और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में 7 से 8% बढ़ाने का इन लोगों ने मन बना लिया है। और साल 2022 में 3 बार बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं। अप्रैल में 3 से 4%, उसके बाद सितंबर में 5%, उसके बाद अक्टूबर में 7 से 8% ये लोग पहले ही बढ़ा चुके हैं। उसके बाद दोबारा 7 से 8% बढ़ाने की ये लोग ताक में है। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से कोविड, ऊपर से सरकार का ये रवैया है दोगला, जिसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पे हैं। हमारी टीम ने आज घेराव भी किया है और तीसरी बार एक ही साल में ये विद्युत के दाम बढ़े हैं। पहले ही महंगाई से लोग त्रस्त हैं और आज ये फिर से जो विद्युत बढ़ाने का काम किया गया, ये उस स्टेट में किया जा रहा है जहां पहले ही 2 कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपया बिना 1 यूनिट बिजली स्टेट को दिए हुए भुगतान किया जा रहा है और गरीबों की जेब में डाका डाला जा रहा है। तथा साथ में अभी जो नए बिल आ रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ एक नया बिल जोड़ा गया है जिसको कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मनी है। पहले ही लोग परेशान हैं बढ़े हुए बिजली दरों से और अब ये सिक्योरिटी के नाम पे जो लोगों से वसूली हो रही, निश्चित ही ये प्रदेश के लिए चिंता का विषय है और प्रदेश के मुखिया को सोचना पड़ेगा। जो कंपनी बिना 1 यूनिट बिजली प्रदेश को दिए हुए सैकड़ों करोड़ का भुगतान ले रही है, उनके खिलाफ सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसको भी स्पष्ट करना होगा। अब बात करते हैं हरिद्वार के भगवानपुर की। यहाँ एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अभिभावक ने स्कूल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए। अभिभावक का कहना है कि 10 दिसंबर को उनका बेटा कक्षा 3 में जो पढ़ता था, उसकी स्कूल प्रबंधक ने इतनी पिटाई कर दी कि उसकी हालत बिगड़ गई है। पहले बच्चे को भगवानपुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, उसके बाद उसे हायर सेंटर चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन मंगलवार को देर रात बच्चे की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद बच्चे के परिजनों ने भगवानपुर कोतवाली में जमकर हंगामा काटा और प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की। अजी हमारा बच्चा मर गया और हत्या नहीं है हमारी, हमारे सारे घर की हत्या कर दी। कितने हंगामे कर लिए इधर, कितनी बेरी वहाँ से हो लिया। ये तो बच्चों की वजह से हर लोग आ जाए। अगर जैसा इसका कॉलेज बंद करवाया, कोई ऐसा मामला इसके साथ में करा तो हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। हम चाहते हैं जेल बजा, कॉलेज बंद हो। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बंद तो गई, लेकिन आज भी गैरसैंण विकास को लेकर गैर ही बना हुआ है। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी में अधिकारियों की तैनाती को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। गैरसैंण में आंदोलन की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। तहसील के मुख्य द्वार पर धरना दिया जा रहा है। इस आंदोलन को नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन उत्तराखंड, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, बार संघ गैरसैंण सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, शहीदों के परिजन, क्षेत्र के महिला मंगल दल, युवक मंगल दल तथा गैरसैंण और मेहलचोरी वासियों ने समर्थन दिया है। 4 मार्च 2020 को सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। गैरसैंण में सचिव स्तरीय अधिकारी तैनात किए जाने की घोषणा हुई, लेकिन यहाँ अधिकतर अधिकारी प्रभारी तौर पर तैनात हैं। वर्तमान में एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ,
बीईओ, जल संस्थान अभियंता सहित अधिकांश विभागों में प्रभारी व्यवस्था है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की समर कैपिटल नायब तहसीलदार के भरोसे चल रही है। सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और उस ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए हुए 2 वर्ष का समय बीत गया है, लेकिन गैरसैंण की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है, बल्कि ये कहा जाए कि स्थिति बद से बदतर हो गई है। न यहाँ पर एसडीएम है, न यहाँ पर तहसीलदार है, न यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी है, न खंड विकास अधिकारी है, न यहाँ पर जो है हमारे जल संस्थान के या जल निगम के कोई बड़े सहायक अभियंता बैठते हैं। इसलिए जो है लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ जितनी भी हमारे लिंक रोडें हैं जो कि हमारे गैरसैंण को जोड़ती हैं, वो जो सब के सब जो है इस समय बिल्कुल उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है और सब के सब जो है वो जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। और कई बार जो है हमने सरकार को इस बारे में बताया भी है और विगत 10 नवंबर को हमने एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा था। हमारे यहाँ के जो हैं विधायक जी हैं उनको भी हमने जो है इस बारे में अवगत कराया है, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई जो है इस पर अमल नहीं हुआ शासन प्रशासन के द्वारा, बल्कि यहाँ तक कहा जाए कि एक चिट्ठी तक नहीं आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित परेड ग्राउंड पहुंचकर बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश से यूपीसीएल, बीएचईएल, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। यह अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से लेकर 19 तारीख तक चलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की अंतर विभागीय प्रतियोगिताओं से सभी विभागों में आपसी तालमेल बनेगा, जिससे प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य करने की जो पद्धति है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे, कार्य पद्धति भी जो है आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री धामी ने सैनिकों और वीरांगनाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने विजय दिवस के मौके पर घोषणा की है कि अब सैनिकों और वीरांगनाओं को रोडवेज बसों में किराया नहीं देना पड़ेगा। 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर देहरादून में गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहां उन्होंने वीर सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। मैं उन सबको नमन करता हूं, उन शहीदों को, वीर अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, जिनके कारण से इतना बड़ा जो गौरव है वो हम सबको प्राप्त हुआ। वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। हमेशा सेना को लेकर, सेना के वेलफेयर को लेकर, उनके परिवारों को लेकर हम कृत संकल्पित हैं। मनसा वाचा कर्मणा से हमेशा हम उन सैनिकों का स्मरण करेंगे और उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के टॉपर छात्रों के लिए एक बड़ी पहल की है। विनोद कंडारी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों के लिए भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम बनाया है। भाजपा विधायक विनोद कंडारी का कहना है कि छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिले और देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कराकर उन्हें जानकारी हासिल हो, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की इस पहल की सराहना करते हुए इसे सरकारी कार्यक्रम बनाए जाने की घोषणा की है। ये जो भारत दर्शन कार्यक्रम है, इसको सरकार के स्तर पर करना है, तो निश्चित रूप से हम इसके लिए योजना बनाएंगे कि सरकार के स्तर पर इसका ये कार्यक्रम है। और हमारे अन्य बच्चों, प्रत्येक ब्लॉक से बच्चों का, अभी तो केवल हमारे वहाँ के 3 ब्लॉक के बच्चे, पूरी विधानसभा कितने ब्लॉक है? 2 ब्लॉकों के बच्चे हैं, 1 विधानसभा के। लेकिन भविष्य में आपकी तरह ही पूरे प्रदेश के अन्य बच्चों को भी इस भारत दर्शन में जाने का अवसर मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। देहरादून के कनक चौक पर जल्द ही देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। स्मारक में उनकी 12 फीट ऊंची मूर्ति भी लगाई जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में बनने वाले स्मारक की भूमि के चयन के लिए अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर स्थल का चयन कर लिया है। देश के पहले सीडीएस थे, हमारे उत्तराखंड से थे, और जहाँ वो देश के बारे में सोचते थे, उत्तराखंड के बारे में बहुत सोचते थे। मेरे अच्छे मित्र से मैं लगातार जब दिल्ली आता था उनसे मिलता था। अचानक एक दुर्घटना में छोड़ कर चले गए। उनके नाम पर एक स्मारक हम यहाँ पर बना रहे हैं।
आज जगह का चयन हमने यहाँ पर कर लिया है और 16 मार्च को उनकी जयंती के दिन हम उसका लोकार्पण करेंगे। वही उस महान सेनानी को हमारी श्रद्धांजलि होगी, हमारा नमन होगा। इसलिए मैं आज मौके पर आया हूँ और बहुत सुंदर जगह में यहाँ पर मिली है। हमारे एमडी के अधिकारी इस काम को देख रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि 16 मार्च को हम उसका लोकार्पण करेंगे। अब बात करते हैं विधानसभा से बर्खास्त किए गए 228 कर्मचारियों की। इन 228 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया है। इन कर्मचारियों की सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एसएलपी खारिज हो गई है। इस फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इसे न्याय की जीत बताया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। दरअसल इस साल अगस्त में उत्तराखंड की विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मामला चर्चाओं में आया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पूर्व प्रमुख सचिव DK कोटिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की जांच रिपोर्ट के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 2012 के बाद नियुक्त किए गए 228 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बर्खास्त कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने का आदेश दे दिया, लेकिन इस फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अपील दायर की गई, जिस पर 24 नवंबर को हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होती है और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया और एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में इसकी सुनवाई होती है और डबल बेंच इनकी याचिका को खारिज कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर उन लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की है जिन लोगों ने बैकडोर से नियुक्तियां दी थी। उत्तराखंड विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी और जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के खंडपीठ ने डबल बेंच ने लिया था, उसके खिलाफ कुछ लोग आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। यहाँ पर एक विशेष याचिका SLP लगाई गई थी और यहाँ पर जो डबल बेंच था उन्होंने उस पिटीशन को खारिज किया है। जब पिटीशन डिसमिस हुई उसके बाद जो पिटिशनर्स थे उनके वकील ने ये बात कही कि वो उस पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, जिसकी परमिशन डबल बेंच ने उन्हें दी। इस निर्णय के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। कांग्रेस का मत यह है कि हम किसी की नौकरी जायज़ के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन नौजवानों ने, नवयुवतियों ने जो वहाँ तरीका था उसी तरीके से नौकरी पाने की कोशिश की, एप्लीकेशंस लगा के। जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं, जिन्होंने ये नियुक्तियाँ दी या नियुक्ति करने के लिए जिन्होंने आदेश पारित किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उन गरीब लोगों के प्रति जो लोग 2 रोटी के लिए वहाँ कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे और उन्होंने जो वहाँ तरीका अपनाया गया था एप्लीकेशन दे के नौकरी लगने का, उसी के तहत उन्होंने नौकरियाँ मांगी थी। अगर दोष है तो उन लोगों का है जिन्होंने बैकडोर से भर्तियाँ कराई और अपने परेशानी और रिश्तेदारों की नौकरियाँ वहाँ लगाने का काम किया।